जय श्री राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। आज की चर्चा का विषय इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन जिनको बिल्कुल ज्योतिष नहीं आती उनको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस तरह बात बताई जाए कि आप उसे समझ सकें। अपनी जन्म कुंडली को लेकर बैठें और ऐसी जन्म कुंडली लेकर बैठें जिसमें ग्रह स्पष्ट भी हों, नवांश कुंडली और जन्म कुंडली दोनों हो, या कंप्यूटराइज प्रिंट होगा तो अच्छी बात है। बहरहाल बात ये थी, आज का जो विषय है वो ये कि संतान की पैदाइश या संतान पैदा करने की या प्रजनन सामर्थ्य कुंडली में कैसे देखते हैं, पुरुष के लिए या स्त्री के लिए, कि वो संतान उत्पन्न करने के काबिल है या नहीं, इसका हिसाब कैसे लगाया जाता है, उसको आज हमने सीखना है, समझने की कोशिश करनी है। पुरुष के केस में इसे कहते हैं बीज स्फुट, सिर्फ बीज कह के अभी काम चलाते हैं। और स्त्री के केस में इसे कहते हैं क्षेत्र या फील्ड। तो पुरुष का बीज कैसे देखते हैं, उसके लिए हम पुरुष की कुंडली में सूर्य, गुरु और शुक्र, इन तीनों ग्रहों को लेते हैं और इनको आपस में जोड़ लेते हैं, और जोड़ने के बाद जो भी रिजल्टेंट आता है उसको बीज कहते हैं, और देखते हैं कि वो कुंडली में कहाँ पर है। ठीक इसी तरह महिला की कुंडली में चंद्र, मंगल और गुरु को जोड़ लेते हैं और उसको देखते हैं कि वो जन्म कुंडली में कहाँ है। तो बीज और क्षेत्र निकालने का तरीका कितना आसान। अपनी जन्म कुंडली लें, अपने ग्रहों को देखें, सूर्य स्पष्ट, गुरु स्पष्ट, शुक्र स्पष्ट को जोड़ें अगर आप पुरुष हैं। महिला के लिए चंद्र, मंगल और गुरु को जोड़ लें तो आपका बीज स्पष्ट आ गया। नवांश कुंडली या नवांश चक्र में, नवांश कुंडली नहीं, नवांश चक्र में उस टेबल में से देख करके आप देखें कि आपका ये जो बीज स्फुट आया है वो नवांश में कहाँ पड़ता है। तो आपको मेन कुंडली में भी अपने बीज की पोजीशन क्लियर हो गई और नवांश में वो किस भाव में बैठेगा ये भी क्लियर हुआ। ठीक इसी तरीके से आप क्षेत्र वाले भी कर सकते हैं। इस सारी कॉम्प्लिकेटेड बात को एक एग्जांपल लेकर अभी समझाऊंगा तो बड़े आराम से समझ में आ जाएगी। तो ये इसका एक तरीका है। तो अब हम क्या करते हैं, एक कुंडली लेते हैं। एक पुरुष हैं जो 23 सितंबर 1984 के इनका बर्थ है, 11:15 सुबह इनका समय। तो ये इनकी जन्म कुंडली है जो आप देख पा रहे हैं। अब हमने इनके लिए जो इनका ग्रह स्पष्ट है उसको निकाला और उसमें हमने पहले ही इन्हें अंडरलाइन कर लिया, इनके सूर्य, इनके गुरु और इनके शुक्र को। अब इन्हें एक साथ हमने अलग से लिख लिया और जो आया पांचवी राशि, यानी 5 राशियां पार करने के बाद, क्योंकि सूर्य कन्या राशि में 5 राशि के बाद 6 अंश 44 डिग्री पर, है ना, 5 राशि 6 डिग्री 44 मिनट पर ये जो आ रहा है, सूर्य है, गुरु 8, 10, 24 और शुक्र 6, 3, 23। अच्छा, जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, नीचे आएगा जोड़ करके 91, लेकिन हम जानते हैं कि 60 से ज्यादा नहीं होता, तो एक कैरी फॉरवर्ड यानी हासिल हो जाएगा, तो यहाँ रह जाएंगे 31 और वह हासिल अगले में जोड़ेगा 10 और 6 19 और 10 और 6 16 और 3 19 और 1 20। बहरहाल ये टोटल आ जाएगा आपके सामने 7, 20, 31। ये हो गया इस कुंडली का बीज स्पष्ट। और ये वृश्चिक राशि बनी जो सम राशि है। ठीक है, वृश्चिक सम राशि। जब नवांश में इसको हम देखेंगे तो नवांश में भी ये सम राशि में ही आ गया, आपके सामने सब लिखा है। तो हमने क्या करना है, इसको जन्म कुंडली में भी लिख दीजिए जैसे आपको दिखा रहा हूं, और नवांश में भी रख दीजिए। ठीक है, अब इसे पढ़ने का तरीका देखिए, पढ़ते कैसे हैं। इसको पुरुष के केस में किसी हालत में भी दोनों समभाव में नहीं आना चाहिए था। एक, इन्हें 6, 8वें, 12वें भाव में नहीं आना चाहिए। 2, इन पर पापी ग्रहों की दृष्टि जैसे राहु, केतु, शनि, मंगल इत्यादि की दृष्टि ना पड़े तो अच्छी बात है, पर राहु और शनि की यानी 2 ग्रहों की पड़ जाए तो फिर स्थिति अत्यधिक खराब। तो जितना जितना खराब होता जाएगा, फिर से समझ लीजिए कि बीज स्पष्ट निकालना आसान है जो आप समझ गए। बीज स्पष्ट पर जितने पापी ग्रहों की दृष्टि होगी उतनी ही संतान उत्पन्न करने की सामर्थ्य
प्रजनन सामर्थ्य गड़बड़ा जाएगी। पुरुष के केस में हम ये कहते हैं कि उसमें पिता बनने की सामर्थ्य घट गई, महिला के केस में उसकी मां बनने की सामर्थ्य घट गई। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन जब आप करेंगे अपने हाथ से तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो जो कंडीशंस हैं, इसे पढ़ते कैसे आखिर, तो कैसे पढ़ते हैं कि भाई हमने देखना है कि जो स्थिति है वो ज्यादा खराब ना है। अब जो पुरुष हैं जिनकी कुंडली अभी बनाई, इनके केस में वो लगन में ही आएगा, और लगन में जो वृश्चिक राशि जो इनकी लगन है उसी में मंगल और केतु दो ग्रह बैठते हैं। गौर कीजिए, तो दो पापी ग्रहों का प्रभाव आ गया, या तो केतु के साथ बैठा है या राहु की दृष्टि कह लीजिए। तो ये अच्छी स्थिति नहीं है, तो इस कारण एक नुकसान देखने में आया। तो और दोनों जगह वो सम है, तो इनकी प्रजनन सामर्थ्य कम है, यानी ज्योतिष के हिसाब से इनकी कुंडली में संतान की प्राप्त करने की गुंजाइश घट गई। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगला, इन्हीं की पत्नी है वो, और सिर्फ एक दिन बड़ी है इनसे, बिल्कुल बराबर बराबर। तो वो है 24 सितंबर 1984 सुबह 1:40 दिल्ली। अब इनकी कुंडली में जो आप देख पा रहे हैं ये जन्म कुंडली है, और हमने ग्रह स्पष्ट में अब आपको दिखा रहा हूं। चंद्र, मंगल और गुरु के नीचे अंडरलाइन कर लिया, इन्हें अलग से लिख लिया, तो वो आया 4/18/50, 7/28/39, 8/10/27। जब इनको टोटल करेंगे तो 8/27/56 ये आपके पास मैथ आ गया। नवांश कुंडली में जब हम इसको चेक करेंगे, नवांश चक्र से चेक करेंगे, तो ये फिर से धनु में ही आ जाएगा। तो जन्म कुंडली में भी धनु में क्षेत्र आया और नवांश में भी धनु में आया, और ये दोनों क्या हैं, विषम। अब महिला के केस में इसको विषम राशि में नहीं आना चाहिए, ठीक है, ये बात समझ लीजिए कि पुरुष के केस में सम राशि में नहीं, महिला के केस में विषम राशि में इसे नहीं होना चाहिए था। और अगर आप ध्यान देंगे तो जन्म कुंडली के छठे घर में क्षेत्र आया है, जो शुभ बात नहीं है। छठे, 8वें, 12वें भाव जन्म कुंडली में या नवांश में जाने पर उसकी सामर्थ्य घट जाती है। इन्हें अभी तक कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। दोनों पति पत्नी की कुंडली में अगर आप ध्यान से ये बात देख पाए होंगे कि क्षेत्र और बीज कैसे निकाला। मैं एक पूरा एग्जाम्पल हाथ से करके भी दिखा देता हूं, जिससे कि आप ये बात आराम से समझ जाएं। इस एग्जाम्पल में देखते हैं, और ये सारा मैं हाथ से बताऊंगा जिससे आपको समझना आसान हो। ये एक महिला की कुंडली है, 12 फरवरी 1967 और सुबह 9:50 दिल्ली। ये उनकी जन्म कुंडली है, जिसे आमतौर पर हम D1 कहते हैं। ये नवांश कुंडली है, जिसे D9 कहते हैं। इस कुंडली में मीन लगन की कुंडली है, और ये ग्रहों का प्लेसमेंट है। आप उसे स्वयं भी बना के देख सकते हैं। और जो ग्रह स्पष्ट है, क्योंकि अब ये स्त्री की कुंडली है, तो हमें इसमें क्या ढूंढना है, क्षेत्र। और क्षेत्र के लिए हमें क्या चाहिए, चंद्र स्पष्ट, मंगल स्पष्ट और गुरु स्पष्ट, और इनका टोटल। इनका चंद्र है, अगर आप यहां देखेंगे तो कुंभ में, तो 10 राशि 29 डिग्री 41 मिनट। मंगल है तुला राशि यानी 6 डिग्री 32 मिनट, और गुरु है कर्क राशि में 3 डिग्री और 8 मिनट का। अब इनका हम करते हैं टोटल जो तरीका है, ठीक है। हमने क्या करना है, इनको प्लस ही तो करना था। 8 और 2 10 और 1 11 का 1 हासिल का 1, 4 और 3 7 और 1 8। लेकिन ये हो नहीं सकता, क्योंकि ये 60 से ज्यादा नहीं है, तो हमने 60 इसमें से कैरी फॉरवर्ड कर दिया। यहां रह गया 2। अब ये 29 की जगह ये कैरी फॉरवर्ड 1 आ गया, 30 और 6 36 और 3 39। अब 39 का 9, क्योंकि 30 डिग्री से ज्यादा होने पर वो राशि बन जाता है। 1 कैरी फॉरवर्ड, 10 और 1 11, 11 और 6 17, 17 और 3 20। अब 20 भी नहीं हो सकता, तो उसमें से हमने 12 राशियां घटा दी, तो 20 में से 12 गई, तो क्या बचा 8। तो हमारा क्षेत्र क्या आया, चंद्र जमा मंगल जमा गुरु, 8 राशि 9 डिग्री 21 मिनट। ओके,
अब इसको हमने जब जन्म कुंडली में प्लेस करा तो क्योंकि ये धनु राशि है तो ये यहाँ धनु राशि में आया, जो यहाँ प्लेस कर दिया गया है। अब हमारा नियम क्या कहता है कि इसको विषम राशि में नहीं होना चाहिए था, पर ये विषम राशि में है। पहली समस्या, शनि की दशम दृष्टि, शनि का यहाँ बैठता है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, शनि की दशम दृष्टि इस पर पड़ी। राहु की 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राहु की 9वीं दृष्टि पड़ी। तो दो दो पापी ग्रहों की दृष्टियां भी पड़ गईं और विषम में भी आया, इसलिए ये D1 में कमजोर पोजीशन मेंटेन करता है। अब हमने इसको देखना है चक्र में। अच्छा देखिए, मैं आपको जो मैंने चक्र बनाया उसे दिखा देता हूं। ये रहा, हमने क्या देखना है, 8 राशि पार करके देखना है, यानी धनु राशि में। डिग्री कितनी, 9 और 21, 9 और 21 10 के बीच में। तो अगर हम इस तरीके से देखेंगे तो ये आ गया मिथुन 3 नंबर। आप अगर ये आपको दिख रहा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी रख ले सकते, आपके काम आएगा बाद में। तो हमने क्या देखा, नवांश में वो मिथुन राशि में गया, मिथुन यानी 3 नंबर, वो फिर से विषम है। ये इसका D9 है, ये रहा 3 नंबर और यहाँ क्षेत्र का प्लेसमेंट आ गया। अगर इस पे ध्यान देंगे तो इसमें भी मंगल की 8वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रही है। बात ये बनी कि मेन कुंडली में भी विषम में, नवांश में भी विषम में क्षेत्र का प्लेसमेंट आया। यहाँ भी 2 पापी ग्रहों से वो दृष्ट है और कोई शुभ ग्रह की यहाँ दृष्टि नहीं है, और यहाँ भी वो मंगल से दृष्ट आया। ठीक है, अभी यहाँ मंगल को हम 1 मिनट छोड़ भी दें तो विषम राशि वाली स्थितियों को लीजिए, तो इनको भी कभी कोई संतान पैदा नहीं हुई क्योंकि स्थिति खराब। अब साधारणतः हम क्या देखते हैं कि पंचम भाव में गुरु इतना बलवान है और वर्गोत्तम नवांश का है। देखिए मेरी दोनों उंगलियों पर, यहाँ भी कर्क में यहाँ भी कर्क में, तो बड़ी अच्छी स्थिति होगी, पर वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। इन्हें कभी कोई संतान पैदा नहीं हुई। ये एक महिला का था। अगर आप ऐसे ही पुरुष का, मैं दिखा तो वो भी सकता हूं, पर ये फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और बोरिंग हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सब्जेक्ट समझ आया होगा। कोई भी दिक्कत आती है, आपको कुछ बात नहीं समझ आई, आप कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जाएं, पूछें। मुझसे जितना संभव है मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।